हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के वीडियोस की इन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे कॉम्पटन प्रभाव का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पटन प्रभाव क्या है। तो कॉम्पटन ने ग्रेफाइट ब्लॉक पर एक्स किरणों को आपतित किया। तो कॉम्पटन ने प्रेक्षित किया कि ग्रेफाइट ब्लॉक से या ग्रेफाइट परिदर्श, जो सैंपल हम बोलते हैं, ग्रेफाइट परिदर्श से परिकिरणित एक्स किरणों में दो प्रकार की तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणें मौजूद होती हैं। ठीक है, परिकिरणित एक्स किरणों में दो प्रकार की एक्स किरणें उपस्थित होती हैं। प्रथम प्रकार की एक्स किरण जिसकी आवर्ती या तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की आवर्ती के समान होती है, तथा दूसरी प्रकार की परिकिरणित एक्स किरणों की आवर्ती आपतित एक्स किरण की आवर्ती से कम, या यदि तरंगदैर्ध्य की हम बात करें तो तरंगदैर्ध्य जो है वो आपतित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है। तो हमने कहा परिकिरणित एक्स किरणों में दो प्रकार की तरंगदैर्ध्य प्राप्त हुई हमें। तो प्रथम प्रकार की जो परिकिरणित एक्स किरणें हैं उनकी तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य के समान है, तथा दूसरे प्रकार की जो परिकिरणित एक्स किरणें हैं उनकी आवर्ती या तरंगदैर्ध्य, यदि हम तरंगदैर्ध्य की बात करें तो उनकी तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है। तो परिकिरणित एक्स किरणों के दोनों घटकों के तरंगदैर्ध्य का अंतर, ठीक है। तो हमने कहा जो पहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा डैश हो गई, ठीक है, और जो आपतित तरंग की हो गई वो लैम्डा हो गई, ठीक है। लैम्डा हो गई, जो हमारे पास एक्स किरण आपतित हो रही है उसकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो गई, और जो परिकिरणित एक्स किरण है जिसकी तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक है वो लैम्डा डैश हो गई। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इन परिकिरणित एक्स किरणों के दोनों घटकों के तरंगदैर्ध्य का अंतर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। कॉम्पटन विस्थापन आपतित एक्स किरण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। कॉम्पटन विस्थापन आपतित एक्स किरण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है, परंतु यह परिकिरणन कोण पर निर्भर करता है। इस प्रभाव को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो कॉम्पटन विस्थापन को हम डिनोट करेंगे डेल्टा डेल। डेल्टा डेल क्या है? डेल्टा डेल इज डेल माइनस डेल, ठीक है। तो कॉम्पटन विस्थापन डेल्टा डेल आपतित एक्स किरण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है, परंतु यह परिकिरणन कोण पर निर्भर करता है। इसे हम आगे जब हम अपना जो कॉम्पटन विस्थापन के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे तो उसके अंदर हम प्रदर्शित करेंगे कि कॉम्पटन विस्थापन परिकिरणन कोण पर निर्भर करता है, ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रभाव को हम नाम देते हैं कॉम्पटन प्रभाव। तो कॉम्पटन प्रभाव आपतित एक्स किरण ऊर्जा पैकेट या फोटोन के रूप में तथा परिकिरणक या लक्ष्य के परमाणुओं के शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉनों के प्रत्यास्थ टक्कर के कारण होता है। तो कॉम्पटन प्रभाव का कारण क्या है? कॉम्पटन प्रभाव आपतित एक्स किरण तथा परिकिरणक या लक्ष्य के परमाणुओं के शिथिलबद्ध लूजली बाउंड, मतलब वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से ढीले बंधे होते हैं उनके मध्य प्रत्यास्थ टक्कर के कारण होता है। माना ऊर्जा E1 इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू जो है वो आपतित एक्स किरण की आवर्ती हो गई, तथा संवेग P1 इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी का एक फोटोन विराम द्रव्यमान m0 के शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन जिसका संवेग शून्य है, मतलब प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन जो है ये गतिशील नहीं है, संवेग शून्य है, तो हमने लिख दिया P2 इक्वल्स टू 0, तथा ऊर्जा E2 इक्वल्स टू m0 c स्क्वायर है, तो इस ऊर्जा को हम नाम देंगे विराम ऊर्जा, ठीक है। तो हमने कहा माना ऊर्जा E1 इक्वल्स टू एच न्यू तथा संवेग P1 इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी का एक फोटोन, फोटोन मतलब एक एक्स किरण विराम द्रव्यमान m0 के शिथिलबद्ध लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जिसका मोमेंटम संवेग जो है वो शून्य है, तथा ऊर्जा E2 इक्वल्स टू m0 c स्क्वायर है, तो इस ऊर्जा को हम नाम देंगे विराम ऊर्जा। से प्रत्यास्थ टक्कर इलास्टिक कोलिजन करता है। इसके फलस्वरूप आपतित फोटोन की ऊर्जा में कमी होती है और इलेक्ट्रॉन के संवेग P2 डैश इक्वल्स टू mv की वृद्धि होती है, तथा ऊर्जा E2 इक्वल्स टू mc स्क्वायर हो जाती है, तथा यह फोटोन की आपतित दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रतिक्षिप्त हो जाता है। यह कोण
इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन की आपतित दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रकीर्णित हो जाता है। अब हम कह रहे हैं कि जब जो आपतित फोटोन है, मतलब जो एक्स किरण जो हमने आपतित की है, जब ये इलेक्ट्रॉन से टक्कर करती है तो टक्कर के फलस्वरूप अपनी कुछ ऊर्जा जो है ये क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन को दे देती है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन जो है वो गतिशील हो जाता है। ठीक है, तो उसकी ऊर्जा E2 इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर हो जाती है। अब E2 के अंदर हमारे पास क्या है, E2 इक्वल्स टू एम जीरो सी स्क्वायर प्लस टी, टी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो विराम ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू E2, E2 इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर हो जाती है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाता है तो उसके संवेग में वृद्धि हो जाती है, और संवेग जीरो से बढ़कर कितना हो जाता है, P2 डैश इक्वल्स टू एम बी हो जाता है। तथा यह इलेक्ट्रॉन फोटोन की आपतित दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रतिक्षिप्त हो जाता है। तो इसके लिए हमने इसे चित्र में प्रदर्शित किया है, ये देखिए। ठीक है, ये हमारे पास ये जो हमने प्रदर्शित किया है ये कोई आपतित फोटोन हो गया या एक्स किरण हो गई। ऊर्जा इसकी है E1 इक्वल्स टू एच न्यू, मोमेंटम संवेग P1 इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, ये जो हमने यहाँ प्रदर्शित किया है ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ये प्रारंभ में स्थिर है तो इसका संवेग P2 इक्वल्स टू जीरो हो गया, और ऊर्जा विराम ऊर्जा इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू एम जीरो सी स्क्वायर हो गई। अब हमने कहा जब ये फोटोन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है तो टक्कर प्रत्यास्थ होती है, जिसके फलस्वरूप ये क्या करता है, इस जो फोटोन है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी कुछ ऊर्जा दे देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़कर E2 एम सी स्क्वायर हो जाती है, और संवेग जो P2 डैश है वो एम वी के बराबर हो जाता है। तथा आपतित जो फोटोन था ये प्रकीर्णित होकर जो आपतित फोटोन है इसकी दिशा के साथ फाई कोण बनाते हुए प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, ये हमने इसमें चित्र में दिखाया है। तो जो प्रकीर्णित फोटोन है इसका संवेग P1 डैश इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी, और ऊर्जा जो है वो E1 डैश इक्वल्स टू एच न्यू डैश होती है। इसी क्षण संवेग P1 डैश इक्वल्स टू एच न्यू डैश अपॉन सी तथा ऊर्जा E1 डैश इक्वल्स टू एच न्यू डैश डैश का एक फोटोन आपतित फोटोन की दिशा से फाई कोण बनाते हुए प्रकीर्णित होता है। ठीक है, जब टक्कर होती है तो टक्कर के फलस्वरूप फोटोन प्रकीर्णित होकर आपतित फोटोन की दिशा से फाई कोण बनाते हुए प्रकीर्णित हो जाता है। तो प्रकीर्णित फोटोन की संवेग हो गया P1 डैश इक्वल्स टू एच न्यू डैश अपॉन सी, तथा ऊर्जा हो गई E1 डैश इक्वल्स टू एच न्यू डैश। तो हमने कहा टक्कर से पूर्व आपतित फोटोन की ऊर्जा E1 इक्वल्स टू एच न्यू, और आपतित फोटोन का संवेग P1 इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी। लक्ष्य इलेक्ट्रॉन का विराम ऊर्जा E2 इक्वल्स टू एम जीरो सी स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन का संवेग P2 इक्वल्स टू जीरो। अब टक्कर के पश्चात यदि बात करें, टक्कर के पश्चात प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा E1 डैश इक्वल्स टू एच न्यू डैश, प्रकीर्णित फोटोन का संवेग P1 डैश इक्वल्स टू एच न्यू डैश अपॉन सी। प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 डैश इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का संवेग P2 डैश इक्वल्स टू एम बी। अतः आपतित फोटोन का चतुर्विम संवेग, यदि आपतित फोटोन के चतुर्विम संवेग की बात करें तो हमने लिखा P1 म्यू इक्वल्स टू P1 कोमा आयोटा E1 अपॉन सी। तो हमने पहले भी बात की थी कि संवेग के आकाशीय घटक तथा ऊर्जा मिलकर चतुर्विम संवेग का निर्माण करती है। तो P1 म्यू इक्वल्स टू P1, ये जो है P1 ये हमारा आकाशीय घटक हो गया, और E1 जो है ये ऊर्जा हो गई। तो P1 को हमने लिख दिया एच न्यू अपॉन सी एन लैम्डा आपतित फोटोन की दिशा में एकांक सदिश आयोटा एच न्यू अपॉन सी, ये हमारी हो गई ऊर्जा बटा सी, एनर्जी डिवाइडेड बाई सी। स्थिर लक्ष्य इलेक्ट्रॉन, जो हमारे टारगेट था उसका जो इलेक्ट्रॉन है विराम इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग P2 म्यू इक्वल्स टू P2 कोमा आयोटा E2C। P2 जो विराम इलेक्ट्रॉन है इसका संवेग हो गया, तो संवेग कितना हो गया, जीरो के बराबर हो गया। एनर्जी इसकी E2 इक्वल्स टू एम जीरो सी स्क्वायर, ये रखी। तो चतुर्विम संवेग P2 म्यू इक्वल्स टू जीरो आयोटा एम जीरो सी।
अब हम बात करें प्रकीर्णित फोटोन का चतुर्विम संवेग P1 म्यू डैश इक्वल्स टू P1 डैश कोमा आयोटा E1 डैश अपॉन सी। तो हमने कहा टक्कर के फलस्वरूप आवर्ती बदलकर न्यू से न्यू डैश हो जाती है, तो संवेग हो गया H म्यू डैश अपॉन सी एन कैप डैश जो प्रकीर्णित फोटोन की दिशा में एकांक सदिश आयोटा H न्यू डैश अपॉन सी, ये H न्यू डैश हमारी ऊर्जा होगी। इसी प्रकार प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग P2 म्यू इक्वल्स टू P2 डैश कोमा आयोटा E2 डैश अपॉन सी, P2 डैश इक्वल्स टू MV और E2 इक्वल्स टू ये यहाँ MC, ठीक है, यहाँ MC स्क्वायर, तो ये चेंज होकर हो जाएगा आयोटा MC। अब हमने कहा चतुर्विम संवेग के संरक्षण के नियमानुसार, तो ये हमें यहाँ करेक्शन करना है। तो E2 हमने देखो E2 डैश ऊपर लिखा है, E2 डैश ये E2 डैश इक्वल्स टू MC स्क्वायर, तो हमें यहाँ क्या रखना है, हमें रखना है E2 डैश इक्वल्स टू, इसकी जगह रखा जाएगा MC स्क्वायर और यहाँ ये टर्म खत्म होकर हो जाएगी MC। तो हमने कहा चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम के अनुसार, चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम के अनुसार, तो चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम के अनुसार टक्कर से पूर्व संवेग बराबर टक्कर के पश्चात संवेग। तो टक्कर से पहले ये हो गया आपतित फोटोन का संवेग चतुर्विम संवेग, ये विराम इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग, ये प्रकीर्णित फोटोन का चतुर्विम संवेग और ये हो गया आपतित फोटोन का प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग। तो इससे हमने लिख लिया P2 म्यू डैश इक्वल्स टू P1 म्यू प्लस P2 म्यू माइनस P1 म्यू डैश। तो इसको उठाकर हम इस तरफ ले गए और इसे हल कर लिया। इस समीकरण का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करने पर, इस समीकरण का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करते हैं तो P2 म्यू डैश स्क्वायर इक्वल्स टू P1 म्यू प्लस P2 म्यू माइनस P1 म्यू डैश डॉट P1 म्यू प्लस P2 म्यू माइनस P1 म्यू डैश। इसे हमने हल कर लिया, गुणा किया, तो इसको इसके साथ गुणा करें P1 म्यू स्क्वायर, इसको इसके साथ गुणा करें P2 म्यू स्क्वायर, इसको इसके साथ गुणा किया P1 म्यू डैश स्क्वायर। फिर उसके बाद में इनको लगातार गुणा करें तो टर्म आ जाती है प्लस 2 P1 म्यू डॉट P2 म्यू माइनस 2 P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश माइनस 2 P2 म्यू डॉट P1 म्यू डैश बराबर P2 म्यू डैश का डैश स्क्वायर। इसको हमने डिनोट कर दिया समीकरण नंबर 2 से। परंतु हम जानते हैं P1 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू P1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ठीक है। तो ये आकाशीय घटकों का के वर्गों का योग हो गया और ये हो गया हमारे पास एनर्जी E1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो इसको हल किया तो P1 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार P2 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस M0 स्क्वायर C स्क्वायर और P2 म्यू डैश स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू माइनस M0 स्क्वायर C स्क्वायर और इसी प्रकार P1 म्यू डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के बराबर प्राप्त होता है। अब हम हल करने गए P1 म्यू डॉट P2 म्यू, P1 म्यू की वैल्यू हमने ऊपर से लिख ली और P2 म्यू की वैल्यू भी हम ऊपर से लिख लें। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और हल किया तो वैल्यू आ गई माइनस M0 H म्यू। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं P2 म्यू डॉट P1 म्यू डैश को, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई हुई तो ये मिल गया माइनस M0 H म्यू डैश। अब हम हल कर रहे हैं P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश को, तो P1 म्यू की वैल्यू हमने ऊपर से लिखी P1 कोमा आयोटा H न्यू अपॉन C डॉट P1 डैश कोमा आयोटा H न्यू डैश अपॉन C। तो ये हो गई, न्यू जो है ये आपतित फोटोन की आवृत्ति है और न्यू डैश प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया P1 डॉट P1 डैश, P1 डॉट P1 डैश, तो हमने लिख लिया इसको P1 डैश कोस फाई, P1 तथा P1 डैश
मतलब आपतित और प्रकीर्णित फोटोन के मध्य कोण फाई है, तो ये हो जाएगा P1 P1 डैश कोस फाई, और इसको इनके साथ मल्टीप्लाई किया, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई की, तो ये हो गया माइनस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर। P1 और P1 डैश की वैल्यू रखी हमने, तो P1 है एच न्यू अपॉन सी और P1 डैश जो है वो एच न्यू डैश अपॉन सी के बराबर है। तो ये हो गया एच न्यू अपॉन सी, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई माइनस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास, और हल कर लिया तो ये हो गया माइनस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो इनको उठाकर ले गए, तो देखो P1 म्यू स्क्वायर चाहिए, P1 म्यू स्क्वायर आ गया, P2 म्यू स्क्वायर चाहिए, P2 म्यू स्क्वायर आ गया, फिर P2 म्यू डैश स्क्वायर चाहिए, वो आ गया, P1 म्यू डैश स्क्वायर चाहिए, ये 0 हो गया, तो इसकी भी वैल्यू आ गई। इनको हमने हल कर रखा है, देखो ये हो गया P1 म्यू डॉट P2 म्यू इक्वल्स टू माइनस M0 H न्यू, P2 म्यू डॉट P1 म्यू डैश इक्वल्स टू माइनस M0 H न्यू डैश, और P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। ये सारी वैल्यू हमने ऊपर रखकर और इस समीकरण को हल किया, तो हल करें तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये और ये यहाँ से आ गया हमारे पास 2 2 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास M0H न्यू माइनस न्यू डैश एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। इसको उठाकर हम दूसरी तरफ ले गए और M0H ये हम इस तरफ ले गए, तो हमने कहा M0H को उठाकर ये इस तरफ ले गए, न्यू न्यू डैश को हम इस तरफ लाए और इसे हल कर लिया, तो इक्वेशन हो गई 1 माइनस न्यू डैश माइनस न्यू इक्वल्स टू एच अपॉन M0 सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। तो अब इस पूरी समीकरण में ऊपर हमने c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी c से मल्टीप्लाई किया, तो एक c से एक c कैंसिल, ये हो गया c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू इक्वल्स टू h अपॉन M0 c 1 माइनस कोस फाई। तो चूंकि हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू के बराबर होता है, तो इसकी जगह हमने वैल्यू रख ली लैम्डा डैश माइनस सी अपॉन न्यू, लैम्डा के बराबर हो गया, तो हमें मिला लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन M0 सी 1 माइनस कोस फाई। तो डेल्टा लैम्डा जो है, डेल्टा लैम्डा क्या है, डेल्टा लैम्डा है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, तो हमने ऊपर लिखा था दोनों घटकों के तरंग दैर्ध्यों के मध्य अंतर कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है, तो डेल्टा लैम्डा क्या हो गया, कॉम्पटन विस्थापन हो गया। अब h हमारा प्लांक नियतांक है, M0 इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, c जो है ये प्रकाश का वेग है, तो ये तीनों क्वांटिटीज जो हैं h, M0 और c ये कांस्टेंट रहेंगी, तो हम कह सकते हैं कि कॉम्पटन विस्थापन जो है वो किस पर निर्भर करेगा, वो फाई पर, जो प्रकीर्णन कोण है स्कैटरिंग एंगल है उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो समीकरण 3 तरंग दैर्ध्य में कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र है, यह एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है बल्कि प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। तो जो स्कैटरिंग एंगल है केवल उसके ऊपर डिपेंड